हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते। और देखिए आज हम लोग लाइव क्लास में अपने इम्पल्स के प्लेटफॉर्म में शुरू करने जा रहे हैं फिजियोलॉजी का एक बेहतरीन चैप्टर। आपको पता है कि अगर हमने जूलॉजी में फिजियोलॉजी नहीं पढ़ी तो उतना मजा नहीं आता। और बहुत बच्चे कह रहे थे बार बार कि फिजियोलॉजी में से कुछ क्वेश्चंस लेके चलते रहे सर तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि नीट बहुत पास में है। तो मैंने उसको देख के सोचा कि चलो एक सैटरडे संडे मंडे ऐसे 3 दिन कम से कम फिजियोलॉजी को लेके चलते हैं और उसमें आपको क्वेश्चन भी कराते चलते हैं। इस वजह से मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम से शुरू किया, फर्स्ट चैप्टर है। और इस डाइजेस्टिव सिस्टम के पहले चैप्टर को मैंने 3 स्टेप में बांट दिया है। पहले स्टेप में मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन किया है, दूसरे में स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश की है और थर्ड में उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं। तो बहुत मजा आने वाला है। क्यों? आप जब देखेंगे और उसके क्वेश्चंस को भी एनालाइज करेंगे और एनालाइज करने के बाद मुझे आंसर भी देते जाइए तो मजा आएगा। चलते हैं, शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। आप देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग जैसे शुरू करते हैं सबसे पहले तो देखिए ये मैंने यहां लिख दिया है आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से, जो पहले ही फॉर्मेट बना दिया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या हमको पढ़ना है। तो देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने पहले लिख दिया पाचन, पाचन के प्रकार, पाचन तंत्र और फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। ये 3 चीजें यहां पर मैंने ऐसे लिखी और लास्ट में फिजियोलॉजी लिख दी। तो आज जरा देखो खास बात क्या है कि हम जब कहते हैं डाइजेशन तो आपके मन में क्वेश्चन उठ गया तुरंत, क्या डाइजेशन, किस चीज का डाइजेशन? अब मान लो कोई अभी पहली बार पढ़ रहा है तो डाइजेशन, तो हम डाइजेशन किसका करेंगे? तो बात आती है हम तो डाइजेशन फूड का करेंगे। किसका? फूड का। फूड का मतलब भोजन का। तो भोजन क्या होता है, फूड में है क्या, फूड को क्यों डाइजेस्ट करना पड़ता है, ये क्वेश्चन पहले हम अपने दिमाग में मेंटेन करते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं कि उसको पचाने की क्या जरूरत है, डाइजेशन की जरूरत क्या है। फूड है, हमने खा लिया बस हो गया, ऐसा नहीं है। अगर फूड है, खाया है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा? डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो अब हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन क्या हैं ये भी समझना पड़ेगा। तो यहां पर हम फिर क्वेश्चन बनाएंगे कि फूड है, फूड के कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जिनको हमें डाइजेस्ट करना है और कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जिनका डाइजेशन नहीं करना। उन्हें एज इट इज जैसे हैं वैसे ही अवशोषित कर लेना है। मींस वैसे ही हमारी एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल उन्हें अवशोषित कर लेती है। तो अब जरा देखिए, इसी वजह से मैंने आगे आपको इसमें दिखाया कि देखिए इसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको कि देखिए फूड क्या है, इसकी क्या जरूरत है, कितने कंपोनेंट हैं, ये सारी बातें करेंगे। तो अगर हम यहां पर इसको देखें कि फूड, तो सबसे पहले फिर से देखिए आ जाते हैं अपने पार्ट में कि हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डाइजेशन की। तो ये देखिए आ जाओ, सबसे पहले पाचन, एक वर्ड आ गया है हमारे पास, यहां पर लिखा है डाइजेशन। तो जब डाइजेशन की बात करेंगे तो हमें पता चलता है कि डाइजेशन में किस चीज का डाइजेशन कराना है। तो मैंने अभी आपसे कहा कि डाइजेशन में हम लोग फूड का डाइजेशन कराएंगे। तो क्या होता है 1 मिनट में देखें जरा, फूड और डाइजेशन क्या क्या है, इसमें कौन कौन सी पार्ट होंगे। तो डाइजेशन में हम लोग फूड के कौन से कंपोनेंट का डाइजेशन करें। तो इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, इतनी चीजें मिलेंगी। अब इनमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ये कैसे मॉलिक्यूल होंगे? ये बड़े मॉलिक्यूल होंगे, लार्ज मॉलिक्यूल। और इन लार्ज मॉलिक्यूल को हमारी एलिमेंट्री कैनाल डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। इसलिए ध्यान दीजिए, अब समझो। तो पहले हम आज सबसे पहले बात करेंगे यहां पर अपने फूड की कि भाई देखो फूड क्यों जरूरी है और किस प्रकार से यूज हो रहा है। तो देखिए फूड मैंने लिख दिया बेसिक रिक्वायरमेंट। भोजन क्यों करते हैं, एक वर्ड में आंसर देना है। ये क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट होती है हर एक ऑर्गेनिज्म, सभी जीवों की क्या है? ये बेसिक रिक्वायरमेंट है।
सो जब बेसिक रिक्वायरमेंट है तो जरा देखें कि ये बेसिक रिक्वायरमेंट क्यों है भाई, जरा देख के एक बार समझते हैं। तो फूड हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है, ऐसा हमने यहां पर कहा। अब जरा देखो, एक मिनट समझ लें, संभाल लेते हैं इसको, फिर लिखना शुरू करते। देखिए, बेसिक रिक्वायरमेंट, फूड के बगैर आप का कोई भी देखिए फूड क्या कर रहा है, इट प्रोड्यूस एनर्जी, ये हमें एनर्जी देता है। और ये क्या करेगा, अब देखिए दूसरे वर्ड को कोई ध्यान नहीं देता, पहले वर्ड को सब समझते हैं कि फूड से क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। लेकिन देखिए फूड से सिर्फ एनर्जी नहीं मिलती, आप सभी धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो, वृद्धि कर रहे हो, और वृद्धि के लिए क्या जरूरत होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, या कहा जाए ऑर्गेनिक पदार्थ। वो कार्बनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक पदार्थ जो क्या करते हैं, आपकी ग्रोथ। देखिए आप धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं ना, जो बच्चे 11th 12th जो भी सब आप देख रहे हो, धीरे धीरे आपकी ग्रोथ हो रही है। तो देखो भाई, आपको फूड की ज्यादा जरूरत है ना, आप किसी एडल्ट से ज्यादा फूड लेते हो ना, और लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपकी ग्रोथ के लिए ऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए, और कहां से मिलते हैं, ये हमें फूड से मिलते हैं। अब देखिए दूसरा, रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू, आपके टिश्यू में किसी भी तरह की टूट फूट होती है, डैमेज होता है, तो उसका भी रिपेयरिंग के लिए ऑर्गेनिक मटेरियल कहां से मिलते हैं, उसके भी रिपेयरिंग के लिए ऑर्गेनिक मटेरियल हमें प्राप्त होते हैं फूड से। तो अच्छा, अब एक शब्द सुन लेते हैं, और ऐसे कहते हैं कि जैसे फूड क्या है, तो एक शब्द में बता दिया गया, सभी जीवों के लिए आवश्यक। क्यों, आंसर देंगे, क्योंकि ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है, मींस एनर्जी प्रोवाइड करता है, और साथ में ऑर्गेनिक मटेरियल मिलते हैं जिनसे वृद्धि होती है और टिश्यू या ऊतक की रिपेयरिंग होती है। अब देखो भाई, ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब यहां पर हमें एक और वर्ड देखना पड़ेगा, क्या, इसके साथ अगर हम देखें तो ये देखिए आ जाइए। अब हमने कहा कि फूड है क्या, तो आप, अरे भाई ये थोड़ी बोलेंगे कि दाल चावल सब्जी रोटी, या जो नॉन वेज खाते हैं तो चिकन मटन बोलोगे, नहीं। अब सोचना है, हाँ ये सब हमारे फूड हैं, लेकिन वास्तव में इन सभी फूड से हम किस चीज को ग्रहण करते, आखिर इनमें कौन से ऐसे तत्व हैं, मालिक्यूल कौन से हैं, तो क्या कहोगे, इनमें कार्बोहाइड्रेट, इट्स मींस कंपोनेंट ऑफ फूड अगर हम कहें, तो जब हम कंपोनेंट ऑफ फूड की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है कार्बोहाइड्रेट। क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट। तो पहली बात आ जाएगी, हिंदी में लिखना तो लिखना, नहीं तो कार्बोहाइड्रेट, ये आपको एक पहला मिलता है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट आपके फूड का कंपोनेंट है, दूसरा प्रोटीन हो गया, तीसरा फैट। अब देखो इसके बाद विटामिन और मिनरल्स, दो चीजें और हैं। अब देखो यहां क्वेश्चन बन गए, इनमें से कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन जो आपके पास हैं, इनसे हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे, इनका हम डाइजेशन कराएंगे। क्यों, क्योंकि ये अपने किस फॉर्म में होते हैं, ये अपने लार्जर मॉलिक्यूल मींस मैक्रो, एमएसीआर माइक्रो मॉलिक्यूल के फॉर्म में, और ये स्ट्रिक्टली नहीं होता, लेकिन फिर भी इनको हम औषध मींस हमारी एलिमेंट्री कैनाल इन्हें जिस रूप में भोजन में उपस्थित होते हैं, उस रूप में हमारी एलिमेंट्री कैनाल इन्हें अवशोषित नहीं कर सकती। अच्छा बताओ, खाने का कोई फायदा हुआ? अगर आपने फूड लिया, खाया, और उसमें यही कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसेकेराइड है, फूड में क्या होगा, स्टार्च होगा। और अगर नॉन वेज मटेरियल, या कहा जाए कि एनिमल में जो स्टार फूड होगा वो क्या होगा, ग्लाइकोजन होगा। तो या तो आपके पास स्टार्च है, और या तो क्या है आपके पास दूसरी चीज, ग्लाइकोजन होगा। तो स्टार्च और ग्लाइकोजन, आपको दो चीजें यहां मिल रही हैं। कौन कौन मिल रही है, स्टार्च और ग्लाइकोजन, आपको दो चीजें यहां पर मिल रही हैं। तो देखो ये दोनों चीजें हमारी एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं की जा सकती। लेकिन भाई देखो, मम्मी बोलती है ना, ग्लूकोन डी पी लीजिए, खेल के आए थोड़ा थक गए, तो क्या करते हैं, ग्लूकोन डी।
ग्लूकोज पी लेते हैं। क्यों? ग्लूकोज को डाइजेशन की जरूरत नहीं भाई। अब ऐसा मत सोचना कि हमने जो खाना खाया है उसका डाइजेशन तो 8 घंटे बाद कंप्लीट होगा। सो 8 घंटे तक अभी खाया है और 8 घंटे तक वेट करें, ये तब क्या हो जाएगा? नहीं, आपको बोलना पड़ेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे कंपोनेंट हमारे फूड में हैं जो कि हम जब खाते हैं ना उसी समय से उनका एब्जॉर्बेशन होता है। इसी वजह से क्या होगा? ग्लूकोज है या कहा जाए कार्बोहाइड्रेट का मोनोसेक्राइड जो होगा वो आपको, या प्रोटीन्स में कुछ एमिनो एसिड्स, फैट में, ये सारी चीजें हमें, साल्ट है, इन्हें हम कहां से? बक्कल कैविटी वाले रीजन से ही खाते टाइम ही अवशोषित करना धीरे धीरे शुरू कर देते हैं। तभी सेटिस्फेक्शन पहले मिलता, लेकिन फाइनल डाइजेशन कहां होगा? फाइनल डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल के इलियम वाले रीजन में होगा। वो बात हम आगे करेंगे। अभी हम सिर्फ इतनी बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीन का डाइजेशन करना है। विटामिन और मिनरल का डाइजेशन नहीं करना, इन्हें जैसे हैं वैसे ही एब्जॉर्ब करने हैं। वाटर की बात हमने यहां नहीं कही, उसे भी आवश्यकता के अनुसार एब्जॉर्ब करना है। तो अब जरा देखिए, इसके अलावा देखिए मिनरल्स, तो विटामिन और मिनरल, अब हमारे पास ये कंपोनेंट है। तो एक क्वेश्चन बनता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, साथ में विटामिन और मिनरल्स। अभी अभी हमने कहा था कि फूड एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो इनमें से कौन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं? क्या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करता है, या सिर्फ प्रोटीन एनर्जी प्रोवाइड करता है, या सिर्फ फैट एनर्जी प्रोवाइड करता है, या सभी? क्या आंसर होगा? हाँ बिल्कुल सही। क्या कहेंगे? अगर आप सोचते हो तो देखो, ये अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि प्रोटीन तो बॉडी के हर पार्ट को बनाता है, ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। क्यों? इन सभी की कैलोरी वैल्यू होती है। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन सब एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इनमें से फैट कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के कंपैरिजन में देखा जाए तो 2 गुना से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो आप गलत मत समझिए, यह समझिए कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तीनों के तीनों क्या करेंगे? ये सब हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब जरा देखिए, तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन और विटामिन, मिनरल क्या करते हैं? तो देखिए भाई, डाइजेशन के लिए एंजाइम जरूरी है, बिना एंजाइम के डाइजेशन नहीं हो सकता। तो उन एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए आपको विटामिन और मिनरल्स लेने हैं। विटामिन और मिनरल्स क्यों लेने हैं? विटामिन और मिनरल इस डाइजेशन के प्रोसेस में, डाइजेशन की क्रिया में क्या करेंगे? विटामिन और मिनरल एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। क्या करते हैं? ये एंजाइम को एक्टिवेट। इसका मतलब एंजाइम बिना विटामिन और बिना मिनरल्स के बहुत से एंजाइम काम नहीं कर सकते। इसका मतलब ये उसको एक्टिवेट करने का काम करते हैं। तो विटामिन और मिनरल्स भी जरूरी है। अब इसमें मैंने एक शब्द छोटा सा लिख दिया था कि देखिए कौन कौन से, ये पोटेशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और क्लोरीन, ये कितनी 100 mg पर डे इनकी रिक्वायरमेंट होती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ये जितने लिख दिए ना, आयरन, जिंक, कोबाल्ट, कॉपर, मोलिब्डेनम, आयोडीन, इनकी भी जरूरत है, लेकिन थोड़ी मात्रा में। अब देखो, कम मात्रा में या ज्यादा मात्रा में होने का मतलब ये नहीं है कि अगर इन्हें कम मात्रा में चाहिए तो ये कम जरूरी है। नहीं, आवश्यकता सबकी बराबर है। मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, मात्रा से मतलब नहीं है, आवश्यकता सबकी बराबर है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई कैल्शियम की कमी से कोई बीमारी हो जाए तो हम उसकी जगह आपको कॉपर दे दें तो काम चलेगा, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब अगर आपके पास कोई मिनरल कम होता है तो उसका सब्स्टिट्यूट दूसरा मिनरल नहीं होता। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका मतलब सीधी सीधी सी बात में अगर हम लोग यहां बात करेंगे तो आपको यह पता चला कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स में इन तीन का डाइजेशन कराना है। इन दो को जैसे हम लोग ग्रहण करते हैं वैसे ही एब्जॉर्ब करेंगे और इसके बाद कौन कितना कितना मिनरल
ये कितने अमाउंट में यूज करते हैं, इसको कितना जरूरी होता है, ये भी मैंने लिखा। अब देखो एक बात और समझें, इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, यहां पर मैंने क्वेश्चन डाल दिए। आप सभी बच्चे जरा क्वेश्चंस को देखें, मैं देखता रहूंगा और आप बताते रहेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा विच कंपोनेंट ऑफ द फूड प्रोड्यूस एनर्जी। तो आपको पता है कौन सा कंपोनेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो आपने देखा क्या आंसर आएगा, आपने देखा कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये तीनों ही आंसर आपको देने पड़ेंगे, ये तीनों एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब देखो एक क्वेश्चन फिर बन जाता है, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड रिक्वायर फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू। तो देखो इसमें मेन कौन सा है, सो आंसर क्या होगा, सभी स्टूडेंट बता सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन आपके पास हैं। आपसे कहा जाता है कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो ग्रोथ और रिपेयरिंग के लिए, वैसे तो सभी जरूरी हैं लेकिन ज्यादा मेन कौन सा है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर देना पड़ेगा, वो प्रोटीन होगा। क्या आंसर देंगे आप, बहुत से क्वेश्चन सही बच्चे दे भी रहे होंगे। तो इस तरह से देखिए यहां कौन सा होगा, रिपेयरिंग भी होगा। सो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रोथ और रिपेयरिंग के लिए आपको प्रोटीन की जरूरत है। इसी वजह से प्रोटीन आपको बहुत जरूरी है फूड में। एटलीस्ट जो वेजिटेरियन लोग हैं ना, उनको मिल्क की जरूरत होती है, पल्सेस दाल की जरूरत होती है। क्यों, क्योंकि ग्रोथ और टिश्यू रिपेयरिंग के लिए, ऊतकों की वृद्धि और कहा जाए उनकी रिपेयरिंग के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता है। अब देखिए टोटल रिक्वायर्ड बिटा, अब देखिए बढ़िया सा क्वेश्चन आपके पास रख रहा हूं और शायद मेरी समझ में कुछ बच्चे इसका आंसर देंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भाई, इसमें ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्या टोटल रिक्वायर्ड विटामिन, हमारे शरीर को कितने विटामिन की जरूरत होती है। सब लोग सोचिए जरा जल्दी से। मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ विटामिन, हमारे शरीर को कितने विटामिन की जरूरत है, टोटल विटामिन कितने होंगे, गेस करिए, जल्दी से गेस करिए। देखो कुछ लोगों ने दिया, क्या आंसर अगर आए तो बताइएगा। कितने लोग, टोटल रिक्वायर्ड विटामिन की बात मैंने की है, तो आंसर क्या होगा, सोचिए। तो टोटल रिक्वायर्ड विटामिन की बात करूं तो टोटल रिक्वायर्ड विटामिन जो होते हैं वो हमें 20 चाहिए। कितने, सो टोटल रिक्वायर्ड विटामिन 20। यस, कुछ बच्चों ने सही कहा है ना। जिन बच्चों ने सही कहा है बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखिए, क्वेश्चन को समझते रहेंगे। कितने, 20। तो टोटल रिक्वायर्ड विटामिन कितने हो गए, 20। और टोटल रिक्वायर्ड मिनरल्स, अब दूसरा क्वेश्चन आता है, हमारे शरीर में खनिज मींस मिनरल्स को कितने मिनरल्स की, बॉडी को कितने मिनरल्स की जरूरत होती है। अभी मैंने लिखा था, अब फिर आपके पास एक बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया। सारे नीट वाले बच्चे ध्यान दें, देखो पढ़ तो हम सब लेते हैं, सब कुछ बुक में लिखा है, एनसीईआरटी पढ़िए उसमें भी लिखा है, लेकिन क्वेश्चन को बनाने का तरीका अलग होता है और उस पर जब आप डेप्थ पे जाते हो, ध्यान देते हो पॉइंट को, तो आप बढ़िया करते हो। देखो डिमोरलाइज नहीं होना है। इस पीरियड में थोड़ा थोड़ा बच्चे डर गए हैं, परेशान हो रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन देखो विनर वही होगा जो इस समय लगा रहेगा। जितने बच्चे डट के पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा मैसेज करते रहते कि सर बहुत परेशान हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। मेरे इस 21 साल के एक्सपीरियंस में ये बहुत ऐसा समय आया है जब बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। लेकिन देखो, मैं कहते हैं ना, हर एक निगेटिव का एक पॉजिटिव पहलू होता है। आपको अब हम ऑनलाइन भी मिल रहे हैं, आपको लाइव क्लासेस हम लोग इसी वजह से दे रहे हैं। बच्चों ने कहा कि यहां पर क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रही, क्वेश्चन करने हैं, एक एक क्वेश्चन को तो कैसे सॉल्व करें, वीडियो से पूरा नहीं हो पाता। तो देखो लाइव क्लास में मैंने, देखो इसी वजह से कहा, मैं फिजियोलॉजी शुरू कर रहा हूं और क्वेश्चन देकर चल रहा हूं। क्वेश्चन लीजिए, आराम से एक एक क्वेश्चन को सोचिए और सॉल्व करिए, कोई जल्दी नहीं है। पूरा मैं चैप्टर जिसके जितने भी बनाए हैं, आज मंडे को फिर अब मेरी क्लास रखते रहेंगे। तो जो फिजियोलॉजी का पार्ट है, जो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको उसके सारे क्वेश्चंस में बना दूंगा। तो देखो अब शायद आंसर आ गया होगा, टोटल रिक्वायर्ड मिनरल्स
बताइए कितने होते हैं? यस, बिल्कुल बिल्कुल सही कुछ लोग कह रहे हैं। तो देखता हूं कौन क्या कह रहा है। कितने रिक्वायर्ड होंगे? तो क्या कहेंगे भाई, जल्दी बोलिए। कोई आंसर दे रहा है? बताइए क्या कहेंगे, क्या आंसर होगा? तो आंसर आएगा आपका क्या, ये 20, सो ये हो गए 21। वेरी गुड, है ना? बहुत अच्छा, यही चाहता हूं मैं। देखिए ध्यान से, अब सबको पता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स फूड में होते हैं, लेकिन यार अगर उसने क्वेश्चन पूछ लिया ना कि कितने विटामिन, अब ए डी ई के B1 B2 क्या मतलब समझ नहीं आता, एक साथ लर्न कर लो ना यार, हो गया 20। मिनरल्स कितने चाहिए? 21। अब देखिए एक क्वेश्चन और बना है, उसकी बात करेंगे यहां। क्या? देखिए ध्यान से, लास्ट है, शायद समझ गए होगे। विच कंपोनेंट ऑफ द फूड रिक्वायर फॉर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। अब देखो अभी आने वाला है, अभी मैं बताने जा रहा हूं कि डाइजेशन क्या है। क्यों? क्योंकि फूड वाला पार्ट जो था ना वो लगभग में हो गया। तो अब देखो, अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ठीक, सभी लोग देखो भाई, आंसर देने की कोशिश करो और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और लाइक भी करते रहिए, है ना? तभी मजा आएगा, मुझे भी देखने में मजा आ रहा है ना, आप लोग कैसे क्या कर रहे हो। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सारे सभी बच्चों को ये मिलता रहेगा, उससे फायदा होगा। तो देखिए अभी हमने कहा ना, एक वर्ड में खत्म। क्या? विच कंपोनेंट ऑफ द फूड रिक्वायर फॉर द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। मैंने बता दिया था, शायद आंसर आ गया होगा। अभी अभी बताया था मैंने। क्या? तो आपको आंसर देना है, वो कौन होंगे? तो आंसर देना पड़ेगा क्या? अभी अभी आपने देखा मिनरल्स और क्या है? विटामिन। मैं बताऊंगा जब बायोमॉलिक्यूल चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा किस तरह से एंजाइम का एक्टिवेशन विटामिन के द्वारा किए जाते हैं। विटामिन क्या बनाता है, उसके एक्टिव पार्ट को कैसे बनाता है, ये सब चीजें मैं बताऊंगा उस समय। और मिनरल्स, मेटेलिक आयन या मेटल किस तरह से एक्टिवेशन में हेल्प करते हैं, कैसे एंजाइम का एक्टिव पार्ट बनाते हैं, मैं उस समय बताऊंगा। अभी आपको डायरेक्ट याद कर लेना, यहां कौन कौन सा आ रहा है? विटामिन और मिनरल। ठीक, आई थिंक कुछ बच्चों ने सही भी जवाब दिया होगा। समझ कर करें, अच्छे से करते रहें, समझें, पहले पूरे लेक्चर को सुनेंगे। तो देखो मैंने कहा था ना, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपने देख लिए। अब चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, अब समझ में आ गया कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स हैं, जिनमें विटामिन और मिनरल्स का हमें डाइजेशन नहीं करना, लेकिन डाइजेशन किसकी हेल्प से होगा? एंजाइम की हेल्प से होगा। और अगर एंजाइम एक्टिव नहीं होंगे तो डाइजेशन नहीं होगा, पाचन नहीं हो सकता अगर एंजाइम एक्टिव नहीं है। तो क्या करेंगे एंजाइम? इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा? एंजाइम को एक्टिव करने के लिए ये इसका यूज करेंगे। चलें खैर देखते हैं, विटामिन और मिनरल्स की बात हो गई, अब आगे देखते हैं क्या। आ जाइए भाई, अब यहां से मेन चैप्टर में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना है, एक शब्द में कहूं, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अभी अभी हमने कहा ना कि जो फूड है उसमें ऐसे में जो हम फूड फीड कर रहे हैं, खा रहे हैं, उस फूड में आपने देखा कि जो मॉलिक्यूल हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की, उन्हें हमारी एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। इस वजह से उन्हें हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स। और हिंदी में क्या कहेंगे? जटिल मॉलिक्यूल। और अब जरा देखो, यही नॉन डिफ्यूजिबल बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी एलिमेंट्री कैनाल इन्हें एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, अवशोषित नहीं कर सकती। कह देना डाइजेशन ही नहीं हो रहा, उनका डाइजेशन गड़बड़ है। क्या मतलब हुआ? ये चीजों को ब्रेक नहीं, मतलब फूड के उन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को, जटिल अणुओं को जब तक किसमें? सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज नहीं किया जाएगा, तब तक हमारी आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल उन्हें अवशोषित नहीं कर सकती। इसका मतलब कोई भी जीव है से कोई मतलब नहीं, अगर ह्यूमन को छोड़ भी दें तो भी क्या होगा? उसके फूड में वही होंगे जो आपको बताए। अब देखिए दूसरी बात क्या है, और जो फूड है उसमें क्या कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में है? तो आपने देखा, देखिए आ जाइए, ये है। इसका मतलब एक शब्द में समझो,
फूड में जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं उनको और क्या कह सकते हैं? नॉन डिफ्यूजिबल, अविसरणशील, जटिल भोज्य पदार्थ। उनको हमें चेंज करना है सिंपल मॉलिक्यूल, इसका मतलब विसरणशील सरल फूड है, मॉलिक्यूल में चेंज करना है। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल, सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ द फूड में चेंज करना है, जटिल अणुओं को सरल अणुओं में चेंज करना है। अब विसरणशील भोज्य पदार्थ को किसमें चेंज करना है? विसरणशील, जिसे हमारी एलिमेंट, क्यों ये विसरणशील लिखा गया है? तो ध्यान रखना, नॉन डिफ्यूजिबल का मतलब है एलिमेंट्री कैनाल अवशोषित नहीं कर सकती, विसरणशील का मतलब है एलिमेंट्री कैनाल हमारी इसे अवशोषित कर सकती है। तो अब देखो जरूरी है कि नहीं, सिर्फ खाने से काम नहीं चलेगा, उसको किसमें? विसरणशील में चेंज करना है। तो बस हो गया, डाइजेशन क्या है? क्या कहोगे? कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एंड वाटर। देखो दो शब्द मैंने फिर जोड़ दिए यहां, फिर क्वेश्चन आपके सामने है। मैंने क्या कहा? अविसरणशील भोज्य पदार्थ को विसरणशील भोज्य पदार्थ में परिवर्तित करना है, किसकी सहायता से? एंजाइम और वाटर की हेल्प से। एंजाइम है और वाटर, दो चीजें। अब देखो इसका मतलब, अब यहां समझने वाली बात है, वाटर आवश्यक है ना? इस तरह से आपने देखा, एंजाइम और वाटर की हेल्प से हमें क्या करना है? डाइजेशन कराना है। तो एंजाइम और वाटर, तो इसका मतलब एक हमारा डाइजेशन क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स को सिंपल में चेंज कर रहे हैं। किसकी हेल्प ले रहे हैं? तो हमने कहा किसकी हेल्प ले रहे हो, तो आंसर देना पड़ेगा एंजाइम की हेल्प से और वाटर की हेल्प से। तो अब देखो पहला क्वेश्चन आपका बन जाता है, सारे एंजाइम कैसे हो गए? बिना वाटर के नहीं डाइजेशन हो सकता ना। सो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। जब किसी जटिल अणु मींस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में किसी एंजाइम की हेल्प से तोड़ रहे हैं, लेकिन उसको वाटर की जरूरत है, तो ऐसे एंजाइम को हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। तो सभी नीट वाले बच्चे जिनको नीट फेस करना है, ध्यान रखना कौन से ग्रुप के एंजाइम डाइजेशन में हेल्प करेंगे, मैं बताऊंगा बाद में सारे ग्रुप, उनमें से ध्यान रखना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या कैसे होगा? ये सारे एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं और ये क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में चेंज करेंगे। अब जरा देख लेते हैं, तो यहीं पर हमारी लिस्ट समझ में आ जानी चाहिए। देखिए कौन कौन से हैं नॉन डिफ्यूजिबल। तो देखो कार्बोहाइड्रेट में कौन? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में आपको दो लर्न कर लेने हैं। कौन कौन से? ये कार्बोहाइड्रेट है, सभी बच्चों को पता है। कार्बोहाइड्रेट में दो कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से? याद कर लें। क्यों? हम अधिकतर प्लांट से फूड प्राप्त करते हैं, तो जब प्लांट में क्या होता है? रिजर्व फूड मटेरियल पॉलीसेकेराइड, स्टार्च, और या तो क्या होता है? ग्लाइकोजन। इसका मतलब यहां हम अगर बात करते हैं तो स्टार्च और ग्लाइकोजन की बात है। किसकी? स्टार्च और ग्लाइकोजन। तो देखिए यहां या तो स्टार्च और ग्लाइकोजन, ठीक, इनको हिंदी में भी ऐसे मंड और ग्लाइकोजन बोलोगे कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे स्टार्च बोलिए, स्टार्च और ग्लाइकोजन। ये हमारे फूड में ये कैसे है? ये अविसरणशील है, ये इसका मतलब नॉन डिफ्यूजिबल है। इसको चेंज किसमें करना है? इनको चेंज करना है हमें किसमें? ये दोनों ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? पॉलीसेकेराइड गेट कन्वर्ट इनटू मोनोसेकेराइड। मतलब ये पॉलीसेकेराइड स्टार्च और ग्लाइकोजन जैसे किसमें चेंज हो जाएंगे? ग्लूकोज जैसे मोनोसेकेराइड में टूट जाते हैं। तो पहली बात, पॉलीसेकेराइड को कन्वर्ट करेंगे मोनोसेकेराइड जैसे ग्लूकोज। अब देखो दूसरा कंपोनेंट क्या है? दूसरा आपके पास प्रोटीन है। सभी बच्चे ध्यान से समझें, जो 10 पास आउट वाले बच्चे हैं वो भी ध्यान देंगे। अब आपके पास दूसरा प्रोटीन, सभी बच्चे सुनते हैं, 6th स्टैंडर्ड से सुनते हैं, प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। अब ये प्रोटीन को जब डाइजेस्ट करते हैं तो किसमें करते हैं? एमिनो एसिड में। किसमें? एमिनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब प्रोटीन किससे बनी होती है? प्रोटीन तो एक लार्ज मॉलिक्यूल है, और ये कैसे हो गए? ये चेंज हो जाएगा, टूट जाएगा किसमें? एमिनो एसिड में ब्रेक हो जाएगा। अब इसी तरह से देखिए फैट। अब तीसरी चीज आती है आपके पास फैट। क्यों? तीन को का डाइजेशन करना था, तो फैट को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ा जाता है।
इसमें इसका मतलब हम अपनी ह्यूमन की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल में पॉलीसेक्राइड को मोनोसेक्राइड में, प्रोटीन को एमिनो एसिड में और फैट को ग्लिसरॉल तथा फैटी एसिड में ब्रेक करते हैं। और अब ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को हमारी एलिमेंट्री कैनाल मतलब हमारी आहार नाल, हिंदी में क्या कहेंगे, आहार नाल, इसे क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब करती है, अर्थात अवशोषित कर सकती है। अवशोषित कर सकती है, हां, इसी वजह से कैसे हो गए, ये विसरणशील या डिफ्यूजिबल है। इनको क्या था, इनको हमारी एलिमेंट्री कैनाल में विस्तृत नहीं हो सकते थे, एब्जॉर्ब नहीं किए जा सकते थे, तभी ये कैसे थे, अविसरणशील थे। इसका मतलब नॉन डिफ्यूजिबल को किसमें चेंज करना है, डिफ्यूजिबल में चेंज करना है। किसकी हेल्प से करेंगे वो मैंने बता दिया, एंजाइम और वाटर। तो क्वेश्चन क्या आया, आप सोचो, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन से रिलेटेड जितने भी एंजाइम हैं वो कैसे एंजाइम है, तो आंसर होगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या बोलेंगे, इन सभी को हम लोग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, हाइड्रोलाइटिक। भाई देखते रहिए, अच्छे से करते रहिए, बहुत कठिन नहीं, आज का फर्स्ट लेक्चर है, आराम से आपको करना है जिससे कि ये बात समझ में आ जानी चाहिए। तो इसका मतलब हमारी एलिमेंट्री कैनाल का क्या काम है, जो हम फूड ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं, वो कैसा है, वो नॉन डिफ्यूजिबल है, उसके बहुत से कंपोनेंट नॉन डिफ्यूजिबल। कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। इनको हमारी एलिमेंट्री कैनाल ऐसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, इसलिए क्या करना पड़ेगा, इनको एंजाइम और वाटर की हेल्प से किसमें, डिफ्यूजिबल या विसरणशील भोजन में चेंज करना है। ओके, अब चलते हैं। तो यहां दो, एक तो ये बना था कार्बोहाइड्रेट किसमें टूटता है, सबको पता है, तो अगर स्टार्च या ग्लाइकोजन दिया है तो ग्लूकोज ही बताइए। प्रोटीन किसमें, एमिनो एसिड में। इसके बाद फैट किसमें, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। एक बार क्वेश्चन ये आया है कि एक फैट के मॉलिक्यूल के डाइजेशन से कितने मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के बनते हैं। तो देखो ये हर समय ग्लिसरॉल का 1 मॉलिक्यूल होगा और इसके कितने होंगे, तो आपको बताना होगा कि इसका 1 और इसके कितने होंगे, 3 मॉलिक्यूल होंगे, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप देखते हैं ग्लिसरॉल 1 और फैटी एसिड कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो ये एक अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कर लेंगे। तो इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं आई थिंक अब आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। सो अब आ जाइए भाई, पूरे सिर्फ ह्यूमन की बात नहीं करेंगे, क्यों, फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। जब हम फिजियोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं तो हमें इसे दूसरे जंतुओं से, दूसरे एनिमल से भी इसको कोरिलेट करना है, प्लांट से नहीं भाई, उनमें तो फूड ही वैसे बनता है, ग्लूकोज है, जितना जरूरत होगी उतना वो यूज कर लेंगे, हम वहां पर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ एनिमल की बात कर रहे हैं। तो एनिमल में अगर हम डाइजेशन के टाइप कहें, भाई कहां डाइजेशन होता है, आप में तो एलिमेंट्री कैनाल है, सारे एनिमल में तो आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती, तो डाइजेशन कैसे होगा, कितने तरह का होगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो डाइजेशन, अब देखो कितने तरह का डाइजेशन है, इंट्रासेलुलर, इसको हिंदी में कहते हैं अंतः कोशिकीय की, हिंदी भी लिख लें, कुछ बच्चे हिंदी वाले हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसको कहेंगे अंतः कोशिकीय और इसको क्या कहेंगे, बाह्य कोशिकीय। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब क्या हो गया, तो बाह्य कोशिकीय। अब देखिए, एक हो गया अंतः कोशिकीय और दूसरा कौन सा हो गया, बाह्य कोशिकीय। अंतः कोशिकीय का मतलब क्या होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब जब डाइजेशन कहां पर, एक ही सेल के अंदर हो जाए, एक ही सेल का बना, अब मान लो अमीबा है, अब अमीबा में तो एक ही सेल होती है, तो फिर डाइजेशन कहां होगा, अरे भाई जब एक ही सेल है तो पूरा डाइजेशन का प्रोसेस कहां पर, एक ही सेल के अंदर होगा। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। और ये आपको कहां देखने को मिलेगा, तो आपको बताना पड़ेगा प्रोटोजोआ में, सभी बच्चों को शायद पता होगा, प्रोटोजोआ, अमीबा कम से कम एक याद रखिए, और इसके अलावा फाइलम पोरीफेरा में,
तो अगर उधर से क्वेश्चन आ जाता है तो भी आपको ध्यान रखना है इन दो फाइलम में, प्रोटोजोआ और पोरीफेरा में डाइजेशन कैसा होगा, इंट्रासेलुलर, क्योंकि इनमें एक ही सेल है और उसी सेल के अंदर पूरा डाइजेशन होता है। अब देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर, तो जब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की बात करते हैं तो इसका मीनिंग है सेल के बाहर। अरे भाई सेल के बाहर कैसे? किसी स्ट्रक्चर में, जैसे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। तो आप में जो डाइजेशन हो रहा है वो कहां हो रहा है? सेल के अंदर नहीं हो रहा, आपके बॉडी में डाइजेशन कहां? एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल के अंदर हो रहा है, सभी बच्चों को पता है। तो जब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर की बात करें तो वो कैसा हो गया? एक्स्ट्रा सेलुलर। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए ह्यूमन में डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर, तो आंसर क्या देना है? एक्स्ट्रा सेलुलर। कहां पर? एलिमेंट्री कैनाल में। इसका मतलब अब इसमें तो बहुत बड़ा ग्रुप, कहां? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस से। कहां से? अगर हम कहें तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस से कहां तक? कार्डेटा तक। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस से कार्डेटा तक कैसा होगा? ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एलिमेंट्री कैनाल। लेकिन अब देखो, अब जो बच्चे कंपटीशन वाले हैं जिनको एग्जाम देना है उनको पता चल गया होगा, पोरीफेरा और प्लेटीहेल्मिन्थीस के बीच में दो फाइलम बच गए। कौन कौन से बताइए? अब यहां आपके पास फिर से क्वेश्चन आता है, दो फाइलम जो कि पोरीफेरा और प्लेटीहेल्मिन्थीस के बीच बच गए हैं, उनका नाम क्या है? क्या नाम होगा उनका? तो आप सोचें, और उन्हीं दो में ऐसा होगा जिसमें इंट्रा प्लस एक्स्ट्रा, इसका मतलब दोनों तरह का होगा। पार्शियल डाइजेशन कहां होगा? बाहर, और पार्शियल कैसा होगा? अंदर। इसका मतलब कुछ पार्ट डाइजेशन का सेल के बाहर हो गया और कुछ कहां पर? सेल के अंदर होता है। तो ये कैसे हैं? इंट्रा प्लस एक्स्ट्रा सेलुलर, अर्थात अंतःकोश की और बाह्यकोश की दोनों तरह का। ये देखो सबसे ज्यादा इसमें क्वेश्चन बन सकता है। तो अब आपको मैंने दो तरह से क्वेश्चन पूछा, इंट्रा प्लस एक्स्ट्रा डाइजेशन का मतलब क्या है? जब पार्शियल डाइजेशन सेल के बाहर और पार्शियल डाइजेशन सेल के अंदर होता है, तब हम उसको कहते हैं इंट्रा प्लस एक्स्ट्रा। और कहां होगा? तो यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो आपको बहुत सरल तरीके से बताना है आंसर क्या होगा। तो आंसर देना है सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। ओके, बिल्कुल सही, टीनोफोरा। क्या कहेंगे? तो आपको बताना होगा टीनोफोरा, और साथ में कौन सा होगा? सिलेंट्रेटा। निडेरिया भी बोलते हो ना, सिलेंट्रेटा। सो टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा ये नाम है भाई, इनको ऐसे ही याद कर लेना होता है। तो सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा दो फाइलम हैं जिनमें अगर आपको सिलेंट्रेटा में कम से कम नाम याद करना, हाइड्रा तो सुन रखा है ना, तो हाइड्रा में कैसा होता है? इंट्रा प्लस एक्स्ट्रा। क्यों? इनमें आधा डाइजेशन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर हो जाता है। ध्यान से सुन ले, कोई जरूरी नहीं हो, जब फाइलम वाला पार्ट होगा तो उसमें बताऊंगा। 50% या कहा जाए पार्शियल डाइजेशन कहां हो गया? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, और फिर जो बचा हुआ डाइजेशन वो कहां होगा? सेल के अंदर। तो ये टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा। फिर से देखिए, अब आप क्वेश्चन समझ लें कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, डाइजेशन कितने तरह का होता है। तो इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर और इंट्रा प्लस एक्स्ट्रा, तीन तरह का होगा। जब डाइजेशन सिर्फ एक ही सेल के अंदर हो जाए तो इंट्रासेलुलर, जब डाइजेशन कहां हो रहा है? सेल के बाहर, एलिमेंट्री कैनाल में हो, आहार नाल में हो, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे एक्स्ट्रासेलुलर। अब देखो सभी बच्चे दिमाग लगाएंगे इस बात को, सभी ध्यान से समझते रहेंगे। अब कुछ ऐसे, ये प्लेटीहेल्मिन्थीस से कार्डेटा तक की बात कर दी मैंने। अब देखो यहां जरा, इंट्रा और एक्स्ट्रा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। ये सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा जो दो है ना, तो पहले इसको लिख देना और फिर इसके बाद कौन सा? टीनोफोरा। तो ये सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा दो फाइलम बन रहे हैं। पहले तो टीनोफोरा को सिलेंट्रेटा में ही रखा गया था ना, बाद में इसको अलग किया गया है। तो सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, इन दोनों में इंट्रा प्लस एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। तो इस तरह से आ गया। अब देखो, तो खैर इस तरह से आपने देखा कि डाइजेशन कितने तरह का होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर क्या देना है? 3 टाइप का डाइजेशन। लेकिन
ह्यूमन में डाइजेशन कैसा होता है, तो क्या कहना होगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर। कहां होता है, एलिमेंट्री कैनाल में। तो आंसर क्या आएगा, एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन होगा। ठीक, अब जरा देखते हैं इसी के साथ, अब देखो एलिमेंट्री कैनाल आ गई ना बात किसकी, एलिमेंट्री कैनाल की। तो अब हम जैसे ही एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं तो आगे चलकर देखते हैं जरा डाइजेशन, डाइजेस्टिव आर्गन। अब हम सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल की बात नहीं करेंगे, थोड़ा अच्छे ढंग से इसको क्वेश्चन के आधार पर इसको अरेंज कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। तो जैसे क्वेश्चन हो वैसे देखो, डाइजेस्टिव आर्गन। तो डाइजेस्टिव आर्गन में प्राइम आर्गन आपका क्या है, प्रमुख आर्गन क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। अब सभी बच्चे यहां पर पूरा क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, कौन सा है, एलिमेंट्री कैनाल। सो अब एलिमेंट्री कैनाल की बात अगर करें, सबसे पहले हमने कहा एलिमेंट्री कैनाल है, देखिए। सो एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा मैंने कहा डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये सब। सो अब देखो एलिमेंट्री कैनाल आपका मेन पार्ट है, और एलिमेंट्री कैनाल में कितने पार्ट होते हैं। तो पहली बात मेन की करूं तो पहला क्वेश्चन समझते ही, अच्छा मैं फिर से क्वेश्चन करता हूं, एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन होता है। आपसे पूछा गया एलिमेंट्री कैनाल कहां से शुरू होती है, तो देखो सभी बच्चे बड़ी जल्दी से बताते हैं, एलिमेंट्री कैनाल माउथ से शुरू होकर कहां पर, एनस तक फैली हुई। ये देखिए माउथ से लेकर, कहां से, माउथ, ओरल कैविटी है, इसकी ओपनिंग माउथ, माउथ से लेकर के कहां तक, एनस तक फैली हुई एक ट्यूब है। ठीक, देखो कितनी क्वाइल्ड है। तो अब आपके दिमाग में आया होगा ये एलिमेंट्री कैनाल इतनी बड़ी है, कितना साइज होता होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैं यहां पूछता हूं, क्या आपकी मींस एक एडल्ट ह्यूमन की एलिमेंट्री कैनाल का साइज कितना होता है। तो देखो सबसे पहले बताना है, पहला क्वेश्चन मैंने ले लिया यहां कि एलिमेंट्री कैनाल का साइज कितना है। तो आपने बताइए भाई, सभी लोगों के लिए क्वेश्चन आ गया, एलिमेंट्री कैनाल का साइज कितना है। देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहे हैं कि एलिमेंट्री कैनाल का साइज कितना है। देखिए भाई सोचिए, एलिमेंट्री कैनाल का साइज कितना है, आप लोग बताएंगे तभी मजा आएगा। और भाई बार बार मैं कह रहा हूं, लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब भी करते जाइएगा और ध्यान देके आंसर्स बताते जाइएगा। क्वेश्चन का जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनकी बात कोई बात नहीं है, लेकिन जो पहले से पढ़ चुके हैं या इस बार नीट फेस करना है उनको बताना है। तो आंसर देखिए, अब मैं आंसर बता रहा हूं आपको कि एलिमेंट्री कैनाल का साइज होता है 30 फीट। कितना, ये 30 फीट होगा, ध्यान रखना। सो इसकी अगर बात करूं तो आपसे कहा गया कि 30 फीट लॉन्ग है, कौन, एलिमेंट्री कैनाल। समझ गए, इतनी लंबी, हाँ भाई इतनी लंबी होती है एलिमेंट्री कैनाल। अब जरा देखिए, इसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड की बाद में बात करूंगा। अब आपसे मैंने कहा एलिमेंट्री कैनाल के कितने पार्ट होते हैं, तो सब बच्चों को पता है, माउथ, मुख, क्या कहते हैं, माउथ, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, मुख। बक्कल कैविटी, दूसरा कौन सा हो गया, बक्कल कैविटी या मुख गुहा, हिंदी में इसको क्या कहते हैं। तो अगर जो बच्चे हिंदी वाले हैं वो समझते जाएंगे क्या कहेंगे इसको, तो यहां हम कहेंगे मुख गुहा। पहले आपने देखा क्या था, माउथ था, अब क्या भाई, आंसर देते रहिए, देखते रहिए, मजा आएगा। अब हम लोग शुरू हो पाए हैं, क्यों, उसकी बेसिक लेके चलना था। तो माउथ था, अब क्या है, मुख गुहा, फेरिंग्स है, फिर क्या है, इसोफेगस है, स्टमक, और कौन कौन से पार्ट हो गए, तो क्या बताओगे, माउथ, बक्कल कैविटी, और इसके बाद फेरिंग्स, इसोफेगस, सबको पता है। माउथ मतलब मुख, मुख गुहा या बक्कल कैविटी कहां पर खुलती है, बोली फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद शुरू हो जाता है क्या, फूड पाइप। आप छोटे क्लास में पढ़ के आए हो तो वहां फूड पाइप कहते हैं, मींस फेरिंग्स के बाद आता है ईसोफेगस। फिर से बोल के देखें, जिनको पता है कोई बात नहीं, ईसोफेगस। अब आ गया क्वेश्चन, तो पहले था माउथ, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, अब कौन सा आया, स्टमक। ईसोफेगस एक ट्यूब है, वो कहां खुलेगी, स्टमक में। और स्टमक के बाद क्या आएगा, छोटी आंत, भाई स्मॉल इंटेस्टाइन।
क्या कहोगे इसको? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने पार्ट होंगे? डियोडिनम, जिजुनम और इलियम। सभी बच्चे याद कर लेंगे क्या? डियोडिनम, जिजुनम और इलियम, ये 3 पार्ट आते हैं। अब देखो डियोडिनम ये किसके पार्ट हो गए? स्मॉल इंट। अभी बताने वाला हूं भाई, अभी क्वेश्चन करने वाला हूं, अपने दिमाग में रख लीजिए। क्या ईसोफेगस का साइज क्या होता है? मैं क्वेश्चन दे देता हूं भाई, आप लोग तब तक सोचते रहिएगा और फिर मुझे जवाब दीजिएगा। क्या पहले मैंने क्वेश्चन पूछा, ये फूड पाइप है, फूड पाइप का साइज कितना होता है? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं ये भी कहता हूं स्टमक का साइज बताओ भाई। आप ये पता है वाइडेस्ट पार्ट है, बड़ा पार्ट है, लेकिन मैंने कहा बताओ जरा स्टमक का साइज कितना होता है? इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो मैंने कहा डियोडिनम, जिजुनम, इलियम, ये छोटे बच्चों के लिए है नाम याद करने के लिए, और बड़े बच्चों के लिए क्वेश्चन क्या है कि जरा बताइए स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज कितना होता है? और सिर्फ यहीं पर नहीं रुकना, अब ये बताना है डियोडिनम का साइज कितना है, जिजुनम का साइज कितना है, इलियम का साइज कितना है। दिमाग लगाते जाइए, क्वेश्चन अपने ब्रेन में सेट करिए और फिर मुझे अभी आंसर देंगे, है ना? पूरे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन मैंने यहां ऐड किए हैं, बिल्कुल दिमाग लगाकर आंसर देना। अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन, कहने के लिए लार्ज, लेकिन अब इस लार्ज इंटेस्टाइन की फिर मैं बात करूंगा। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट कितने हैं? छोटे वाले बच्चे याद कर लेंगे क्या? सीकम, कोलन, रेक्टम। यस, वेरी गुड, सबको पता है भाई, मुझे पता है यार, आप लोग इंटेलिजेंट हो, इसमें कहने वाली बात थोड़ी है। लेकिन देखो मेरे क्वेश्चन सीकम, कोलन, रेक्टम छोड़ देते हैं, इसमें ये तो कैसी है ह्यूमन में, ये तो कैसी हो गई? वेस्टेंजियल है। इसका मतलब इसका मेन पार्ट क्या है? कोलन। तो हम एक ही वर्ड कर देते हैं। अगर मैं पूछूं कि लार्ज इंटेस्टाइन का साइज कितना है, तो अब आपको यहां बताना पड़ेगा। इसका मतलब मैंने कितने क्वेश्चन किए? पहले छोटे बच्चे समझेंगे जो पहली बार पढ़ रहे हैं कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल 30 फीट की है, और इस एलिमेंट्री कैनाल में अगर देखा जाए तो माउथ से लेके एनस तक फैली हुई ट्यूब है, जिसको मैंने इधर दिखाया कि देखो ऐसे समझ लो, ये एनस तक फैली हुई ट्यूब है, क्वाइल्ड है भाई, स्ट्रेट ट्यूब थोड़ी ना है, इसी वजह से 30 फीट की है। और 30 फीट की आपकी एलिमेंट, सोचो यार 30 फीट लॉन्ग आपकी बॉडी के अंदर है। हाँ कैसे? तो देखो ये कैसे क्वाइल्ड है। अब इसमें मैंने पार्ट बताए कि भाई कौन कौन से होते हैं, तो आपने कहा माउथ होता है, बक्कल कैविटी होगा, फेरिंग्स होगा, ईसोफेगस होगा, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, डियोडिनम, जिजुनम, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हो गए, ये 3 पार्ट हो गए। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या आया? सीकम, कोलन, रेक्टम। तो आई थिंक मैंने क्वेश्चंस जो दिए थे उन क्वेश्चंस के आंसर आप कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और बताइए पहला क्या? ईसोफेगस का फूड पाइप का आकार, साइज कितनी होती है? जो बच्चा आंसर दे बताए कितना होता है, सोच कर बताइए कि कितना होगा, तो क्या आंसर देंगे आप? तो देखो आपकी नेक, देखो ईसोफेगस फेरिंग से शुरू होकर पूरी नेक को क्रॉस करता हुआ थैरोसिक कैविटी को क्रॉस करता हुआ, ये है ना, थैरोसिक कैविटी को क्रॉस करके कहां जाएगा? स्टमक में खुलेगा। इतनी लंबी है, तो नेक का साइज थोड़ा वेरीज होता है। इस वजह से किसी ने आंसर दिया है क्या? जरा देखता हूं, बताते रहे। अगर आपको पता है कि क्या आंसर आएगा, अगर दे रहा है कोई तो आंसर बताइए। तो चलो खैर मैं बता देता हूं, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है आज, नेक्स्ट टाइम पर बहुत मजा आएगा इन सब चीजों में। तो देखिए ध्यान से क्या होगा, अब मैं एक एक चीज का आंसर बता दे रहा हूं। जिन बच्चों ने आंसर गेस कर लिया है 18 से 25 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही होगा, उन्हीं का आंसर। क्या? तो यहां पर लिख देंगे पहले ही, क्या कितना साइज हो गया? 18 से 25 सेंटीमीटर। मैन की बात कर रहा हूं। अगर क्वेश्चन कोई पूछ दे लार्जेस्ट ईसोफेगस कहां है, तो भैया जिसकी नेक बड़ी उसका ईसोफेगस बड़ा। इसका मतलब आंसर तो आपको आ गया, सभी बच्चों का आ गया होगा। लिख भी सकते हैं आंसर क्या? जिराफ। तो जिराफ का ईसोफेगस क्या होगा? ईसोफेगस बहुत बड़ा होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि लार्जेस्ट ईसोफेगस कहां है, वहां आंसर देंगे। अब देखो भाई सभी बच्चे, आप आ जाओ स्टमक में। स्टमक का साइज कितना है? देखो ये है स्टमक। स्टमक की ऐसे चौड़ाई कहें और लंबाई कहें तो कितना होगा? 12
इंच लॉन्ग एंड 6 इंच वाइड। इस तरह से आपको देखना है 12 इंच लंबाई होगी, इंच में है भाई, और किसमें 6 इंच। इसका मतलब आपके पास स्केल है ना 6 इंच वाला और 3 इंच वाला, तो जब स्केल उठाइए तो ध्यान रखिएगा आपका स्टमक 6 इंच लॉन्ग, ओ 12 इंच लॉन्ग है, और वाइड कितना है, चौड़ाई उसकी कितनी है 6 इंच। बिल्कुल लर्न कर लीजिएगा, जिसको आता था बहुत अच्छी बात है, बहुत से बच्चों को डाउट था, है ना, तो ध्यान रखिएगा। अब आ जाओ स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज कितना होगा, और हर एक पार्ट का अलग अलग देखें तो देखो डिओडिनम ये भी 25 सेंटीमीटर की सी शेप्ड होती है। अब देखो इसको टोटल, ये देखिए देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया भाई यहां पर। अब आपको थोड़ा सा ये देखना है, देखिए तो अब यहां पर दूसरा जिजुनम 8 फीट की होती है, कितनी होगी, तो 8 फीट की होगी, और यहां इलियम की बात करें तो कितनी हो जाएगी, ये 12 फीट की होगी। इसका मतलब ये सब मिला के लगभग 20 से 22 फीट तक की हो सकती है। तो यहां ध्यान रखिए। अब आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन, तो कुछ भी नहीं बोलना, आपको बताना है ये 1.5 कितना 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। ध्यान रखना 1.5 है तो 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। देखो अब देखो मैं एक बहुत सिंपल सी बात कहता हूं आप लोगों से कि जब हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं तो सारे बच्चे माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन याद कर लेते हैं, और डिओडिनम, जिजुनम, इलियम ये सब याद कर लेते हैं। लेकिन वो क्या नहीं याद करते कि हर एक पार्ट का, हर एक भाग का कितना साइज है। अगर इस बात को समझा जाए तो आपका ये क्या हो जाता है, कॉम्पिटिटिव हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये क्या था, कॉम्पिटिटिव। जितना बनाना था मैंने इसको बता दिया। अब कल मैं इस स्ट्रक्चर को लेके थोड़ा सा फिर से समझाऊंगा, रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम स्ट्रक्चर के बिहाफ पर, और फिर आज पहला था तो उतने क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए, नेक्स्ट पे बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि अब ग्लैंड आने वाली है। तो जब ग्लैंड आएंगी तब वहां पर और मजा आएगा कि कौन कौन से पार्ट हैं, कैसे कैसे हमें इसे करना होगा। ठीक, तो अब देखते हैं, यहां तक का पार्ट आपने कर लिया है। अब इसके बाद का पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, वो परसों के दिन शाम को होगा 5 o'clock पे। तो वैसे ही 5 से 8 के क्लास के बीच में आपको मैसेज मिल जाएगा, और उसी तरह से एंजॉय करें, और प्लीज इसको लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि हम लोगों को और मजा आएगा और सारे बच्चों को फायदा भी मिलेगा। और मुझे लगता है जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं उनमें तुम्हें मजा भी आया होगा, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा अगली बार। तब तक के लिए धन्यवाद।